मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और उसके रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशन करेंगे। इससे पहले के सीरीज में, इसके पहले के वीडियोस में मैंने सारे कैपिटल के कॉस्ट को कवर किया है, जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। आज हम लोग निकालना सीखेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। यानी आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी और देने के बाद वो एग्जाम में एंड में यही लिख के बोलेगा कि फाइंड आउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, सब एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देख लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये जब हम लोग एग्जांपल कर लेंगे उसके बाद एकदम अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब आप समझ लो कि आप सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक एवरेज निकाल रहे हो। एट द एंड इसका जो भी आंसर आएगा वो इन डेसिमल्स आएगा और इन परसेंटेज आएगा। यानी जो आप इंडिविजुअल बेसिस पे बोलते थे ना कि डिबेंचर का इतना कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर का इतना कॉस्ट है, इक्विटी का इतना कॉस्ट है, तो एक्चुअली आप बोलोगे चारों का कॉस्ट बताओ कि चारों का मिला के कितना कॉस्ट आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलो शुरू करते हैं। देयर आर सर्टेन स्टेप विच यू नीड टू फॉलो टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्टेप नंबर 1 होता है, आप कैलकुलेट करते हो टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, कि डेट से आपने कितना पैसा लिया है, प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा लिया है, इक्विटी से कितना लिया है एंड रिटेन अर्निंग से कितना लिया है। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ कैपिटल से आपने कितने कितने पैसे लिए हैं वो हम लोग देखते हैं। फिर स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं द प्रपोर्शन और इन परसेंटेज ऑफ ईच सोर्सेस ऑफ द टोटल कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है सर? सिंपल है, एक कंपनी के अंदर 100% टोटल कैपिटल होती है। हम लोग क्या निकालते हैं कि डेट से, इक्विटी से एंड प्रेफरेंस से एंड रिटर्न अर्निंग से। तो इस 100% में से डेट कितना परसेंट है, इक्विटी कितना परसेंट है, प्रेफरेंस कितना परसेंट है, रिटेन अर्निंग कितना परसेंट है, ये हम निकालते हैं। और ये कैसे निकालते हैं हम लोग? विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी सोर्सेस ऑफ कैपिटल है और कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, और उस अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूज करके हम निकालते हैं कि इंडिविजुअल कैपिटल का 100% में से कितना प्रपोर्शन है, कितना परसेंटेज है, कितना वेट्स है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल कैपिटल सोर्स, कि आप इंडिविजुअल अमाउंट को रखो डिवाइड बाय जो भी टोटल कैपिटल आएगा। स्टेप 1 में जो भी कैपिटल आपने लिया उन सारे कैपिटल का आप टोटल करोगे, एंड टोटल करने के बाद आप उसको नीचे लिख दोगे, इंडिविजुअल कैपिटल सोर्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाता है स्टेप 2 की वैल्यू। सर बताओ ना, एक एग्जांपल बताओ ना। कुछ नहीं, नीचे एक एग्जांपल है, हम लोग एग्जांपल पे आएंगे तो चीजें करेंगे। चलो एक काम कर दो, आपको एग्जांपल के साथ साथ स्टेप्स भी बताते हुए चलता हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। ये एग्जांपल है, ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, एंड लेट मी डिस्कस। एक मिनट, हाँ चलो, इंफॉर्मेशन क्या हुई है देख लो, क्या दी हुई है। देखो, इंफॉर्मेशन इज वेरी सिंपल। सोर्स ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है एंड उसका कॉस्ट दिया हुआ है। सोर्स ऑफ कैपिटल डिबेंचर से आपने 10 लाख रुपीज लिए हैं जिसका कॉस्ट है 10%। प्रेफरेंस शेयर से आपने 15 लाख रुपीज लिए हैं जिसका कॉस्ट है 12%। इक्विटी शेयर से 25 लाख रुपीज लिया है जिसका कॉस्ट है 15%। एंड रिटेन अर्निंग से मैंने 10 लाख रुपीज लिया है जिसका कॉस्ट है 13%। ये मेरा गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मुझे निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो मैं कैसे निकालता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा है कंसेप्ट नोट्स में? स्टेप नंबर 1 में आपको क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द टोटल कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लो कि टोटल कैपिटल कितना था सारे सोर्सेस का। तो देखो टोटल कैपिटल हमको मिल जाएगा, कैसे पता चलेगा? सिंपल है, मैंने डिबेंचर से 10 लिए लाख, फिर मैंने 15 लाख प्रेफरेंस शेयर से लिया है, 25 लाख इक्विटी से लिया है एंड रिटेन अर्निंग से 10 लाख लिया। तो इन सबका टोटल कर दो, टोटल तो यहीं पे हो जाएगा। तो इन सब का क्या करना है, आपको टोटल करना है। तो टोटल कैपिटल मुझे पता चलेगा जब मैं इन सब का टोटल करूंगा, तो माय टोटल कैपिटल विल बी 10 प्लस 15 इज नथिंग बट 25, 25 प्लस 25 इज 50 एंड प्लस 10 इज 60,000, इज 60 लाख रुपीज।
तो 60 लाख रुपीज इज नथिंग बट माय टोटल कैपिटल। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में बोला गया है कैलकुलेट द प्रपोर्शन, कि कितना प्रपोर्शन है 100% में से सारे कैपिटल्स का, और इन परसेंटेज। तो आप इसको इन डेसिमल्स में भी ले सकते हो या फिर इन परसेंटेज में भी कर सकते हो। चलो तो मैं ना यहाँ पे दोनों लिख देता हूँ, बट एग्जाम में जो प्रिफरेबल चीज होती है, एग्जामिनर बोलता है कि आप इसको ना इन परसेंटेज मत कैलकुलेट करो, इन डेसिमल कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो कैलकुलेट द प्रपोर्शन इन डेसिमल्स। ठीक है, और इन परसेंटेज। तो ये मैंने और इन परसेंटेज भी करके लिख दिया। चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको डेसिमल्स को देना है एंड इन परसेंटेज को आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है। ये ऑफ को यहाँ भेजते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसको आप सेकंड प्रेफरेंस दो। ठीक है, तो आपके नोट्स में ये वाली बातें भी कवर हो गई और अच्छा मजा आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो कैलकुलेट द प्रपोर्शन इन डेसिमल्स। तो हम लोग को प्रपोर्शन निकालना है डेसिमल्स में। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा इन डेसिमल्स में आपको आंसर निकालना है, और इन डेसिमल्स में निकालने के लिए आप इंडिविजुअल कैपिटल का सोर्स ऊपर रख देना और टोटल कैपिटल नीचे रख देना। तो आपको वेट्स पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा किसका है। और अगर आप चाहो तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, बट एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या फिर मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं वो इसी प्रेफरेंस यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सॉल्व हुए। आंसर अप टू हाउ मच डेसिमल हमको लेना है, तो डेसिमल्स के लिए आपको अप टू 3 और 4 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो आप यूजुअली 4 डेसिमल तक ले लेना, बट अगर क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है कि प्लीज टेक योर वेट्स अप टू 3 डेसिमल और अप टू 4 डेसिमल, तो आप ना उसी के हिसाब से चलना। ठीक है, अगर 3 डेसिमल्स बोला है तो 3 डेसिमल्स लेना, 4 डेसिमल्स बोला है तो 4 डेसिमल्स लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच सोर्स ऑफ कैपिटल का हम लोग वेट्स निकाल देते हैं। तो मेरे पास कितने सोर्स ऑफ कैपिटल है? डिबेंचर, प्रेफरेंशियल, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिबेंचर, प्रेफरेंशियल्स, देन उसके बाद है इक्विटी एंड लास्ट में है रिटेन अर्निंग। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा फॉर्मूला था इंडिविजुअल कैपिटल डिवाइड बाय इंडिविजुअल कैपिटल, एक मिनट, इंडिविजुअल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज लिख देंगे कि इंडिविजुअल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल कितना है। तो एज वी नो टोटल कैपिटल हमें पता है कि टोटल कैपिटल क्या है, तो वो मैं लिख देता हूँ फटाफट। टोटल कैपिटल, ब्लू इंक दिख रही है ना, ब्लैक करो इसको, दिख रही है, विजिबल है। ठीक है, चलो ब्लैक से लिखते हैं सो दैट एग्जाम में भी आपका ब्लैक होता है ना, बट ठीक है छोड़ो, द मेन थिंग इज आपको समझ में आना चाहिए। टोटल कैपिटल कितनी है मेरी? 60 लाख रुपीज है। तो मैं क्या करूंगा, हर जगह 60 लाख रुपीज लिख दूंगा सबसे पहले टोटल कैपिटल में। चलो साथ में चलते हैं। डेट का देखो, डेट का अमाउंट कितना है इंडिविजुअल कैपिटल का? 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट का टोटल इंडिविजुअल कैपिटल का अमाउंट है 10 लाख रुपीज। और टोटल कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल स्टेप 1 से 60 लाख रुपीज निकल के। चलो डेट वाला हो गया। जब इस डेट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें डेट का वेट्स पता चलेगा। तो डेट का वेट्स कितना आ रहा है, पहले लिख लेते हैं सारे वैल्यूज, फिर सॉल्व करेंगे। अब भी एग्जाम में ऐसे ही कर लेना, पहले सारे वैल्यूज लिख लेना अच्छे से, फिर कैलकुलेटर पकड़ के उसको एक साथ ही सॉल्व कर लेना, इससे आपका टाइम सेव होता है। अब प्रेफरेंशियल्स का देख लो, प्रेफरेंशियल का कितना है? 15 लाख है। तो 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख। उसके बाद इक्विटी, इक्विटी का वैल्यू कितना है? इक्विटी है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख उसकी इंडिविजुअल वैल्यू है एंड 60 लाख इज नथिंग बट द टोटल कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा 25 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 लाख डिवाइड बाय 60 लाख। एंड लास्ट वन इज रिटेन अर्निंग, मेरा कितना है? 10 लाख। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग 10 लाख डिवाइड बाय 60,000। तो रिटेन अर्निंग इज 10 लाख डिवाइड बाय 60,000। अब ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने लिख दिया। डेट का कितना है, प्रेफरेंशियल कितना है, इक्विटी कितना है, रिटेन अर्निंग कितना है। अब मैं क्या करूंगा, इन सब का वेट्स निकालूंगा।
क्या निकालूंगा इन सबका वेट्स। वेट्स निकालने के लिए आप लोग डायरेक्ट बस सॉल्व करना है। 10 लाख डिवाइड बाय 60,000, 15 लाख डिवाइड बाय 60,000, सॉरी 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख एंड 25 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, ये सब करना। मैं कैलकुलेटर ला रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके तब तक आंसर लाओ। आ गया कैलकुलेटर आ गया। Till full CA journey I use this calculator till the time I become CA। CA बनने के बाद भी देखो यूज कर रहा हूँ। चलो देखो 10 लाख डिवाइड बाय 60,000, तो आप लोग एग्जाम में देख लेना, अगर सारे लैक्स में है तो सिर्फ 10 डिवाइड बाय 60, 15 डिवाइड बाय 60 ऐसे कर लेना। शॉर्टकट बता रहा हूँ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए अगर ये शॉर्टकट तो पूरा अमाउंट लिखो 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। तो 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख जैसे आप करोगे आपका आंसर आएगा 0.16666 जा रहा है, तो मैंने आपको 4 डेसिमल लिया तो मैंने इसको कर दिया 0.1667। उसके बाद 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है, वो लिख दिया 0.25। उसके बाद आप इक्विटी का निकालोगे 25 डिवाइड बाय 60 तो आ जाएगा 0.41, इसका आंसर आ रहा है 0.41666, तो मैंने कर दिया 0.4167। फिर आपका आंसर आ रहा है 10 डिवाइड बाय 60 करोगे तो ये तो सेम पहले वाली की तरह ही आएगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1667, ठीक है। ये समझा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कर लिया, वेट्स निकाल लिया, प्रपोर्शन निकाल लिया कि कितना किसका प्रपोर्शन है। सर अगर इसी सेम चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, अरे सिंपल है, अगर इसी चीज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो अगर आप 0.1667 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये होगा 16.67, फिर 0.25 को करोगे ये हो जाएगा आपका 25%, इसको करोगे ये होगा 41.67%, ठीक है। एंड लास्ट में आप करोगे 25 डिवाइड बाय 60, 0.4167 एंड 10 डिवाइड बाय 60, राइट, एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 16.67, ठीक है, समझा। अब एक आपको वो देता हूं मैं, ट्रिक देता हूं कि आपने ये जो वेट्स निकाले ये सारे वेट्स का ना टोटल 1 होना चाहिए, पर अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो सारे परसेंटेज का टोटल 100 होना चाहिए, फिर 100 के अप्रॉक्स जाना चाहिए, 100.12, 100.13 समवेयर अराउंड होना चाहिए, या फिर 1.0102। 1 से ज्यादा वेरिएट हो रहा है, 1.1 मतलब 1.1 भी आ गया ना तो भी आपका आंसर गलत है, 1.0 समथिंग आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ये री-वेरीफाई हमेशा करना वेट्स निकालने के बाद। जैसे अगर मैं चारों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो आपको ऐड करके दिखाता हूँ। 0 पॉइंट, अगर आपके पास कैलसी है तो आप भी ऐड करो मेरे साथ साथ, 0.1667, 0.25, 0.4167, 0.1667। तो देखो इसका सबको जब मैंने ऐड किया ना तो इस सबका एडिशन मुझे क्या है पता है, 0.0001, तो ये भी चलेगा। और इसको भी मैं ऐड करूंगा तो ये भी होगा 100.01%, 100 बस इसी को तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, समझ गया। तो आपको स्टेप नंबर 2 में ये कर लेना है। सर एग्जाम में क्या ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं, एग्जाम में आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बना के सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जो स्टेप्स नॉर्मली फॉलो होते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 क्या है देख लो। स्टेप नंबर 3, इसको सॉल्व करते हुए थोड़ा स्लो चलेंगे। क्यों सर इसके अंदर थोड़ा हम स्लो चलेंगे, एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो ये बेस है, WACC एकदम बेस है। अगर ये चीज यहाँ पे नहीं आई ना, और इस चीज का यूज ना बहुत सारे चैप्टर्स में आपका होने वाला है, और ये एग्जाम में इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे तरीके से WACC निकलता है। इसके लिए मैं इसके अंदर ना जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी मैं सारे आपको कवर करा दूंगा इस सीरीज, इस सेशन के अंदर, सो दैट जितने भी डाउट्स आते हैं ना, ये डेसिमल वो परसेंटेज सब खत्म हो जाएगा। बस आराम से देखते रहो जैसे मैं बताते जा रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 3 में आप मल्टीप्लाई करोगे स्टेप 2 के वैल्यू को, मल्टीप्लाई द स्टेप 2 वैल्यू विद द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप क्या करोगे, आप इंडिविजुअल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है ना, उस इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, स्टेप नंबर 2 के वैल्यू से। तो जो भी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे स्टेप 2 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। तो देख लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना वेट्स लिख लेता हूँ। स्टेप नंबर 3 मुझे आया स्टेप 2 का जो भी वैल्यू आया,
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेप 2 का वैल्यू और यहाँ पे सारे सोर्सेस। पहले क्या था मेरा, पहले था मेरा डिबेंचर, फिर क्या था, फिर था मेरा प्रेफरेंस शेयर्स, फिर था मेरा इक्विटी एंड लास्ट में था मेरा रिटेनर। अब स्टेप 2 के वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इन डेसिमल्स वाले लिखते हैं 0.1667, तो यहाँ पे आएगा 0.1667। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है 0.25, तो इसका आंसर आएगा 0.25 एंड इक्विटी का वैल्यू है 0.4167, तो इक्विटी का वैल्यू आएगा 0.4167 एंड रिटेन अर्निंग का वैल्यू कितना है 0.1667, सेम ही है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.1667, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया 0.1667। What I have written here, I had written all the weightage, जो भी प्रपोर्शन है वो लिख दिया। अब उसका इंडिविजुअल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इन डेसिमल लिखा मैंने। अब ना मैं ये चीज 3 तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, सेम चीज 3 तरीके से करके दिखाता हूँ, ध्यान दे देना। ये मेथड 1 है जो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस में फॉलो होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मेथड 1 फॉलो कर लेगा। स्टेप नंबर 2 लिखा और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा ये भी मैं इन डेसिमल्स में लिखता हूँ, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, आपको टेबल में आपको करके बता दूंगा, क्योंकि जो मेन चीज है आप एग्जाम में टेबल बनाने वाले हो, तो टेबल में अगर चीजें अच्छे से बता दूंगा तो टेबल वाला आपको ज्यादा याद रहेगा। तो ये बेसिकली आप समझ लो कैसे चीजें चल रही है बस। तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन डेसिमल जैसा क्वेश्चन में गिवन है मैं वैसा लिख देता हूँ। चलो तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कैसा गिवन है 10, 12, 15, 13, ठीक है। तो 10, 12, 15, 13 मैंने लिख दिया यहाँ पे 10%, फिर उसके बाद 12, 15, 13, 12%, 15% एंड 13%। देख लो एक बार 10, 12, 15, 13, 10, 12, 15, 13, ठीक है। मैंने क्या किया मेथड 1 मेथड स्टेप 2 से जो वैल्यू आई वो मैंने लिख दी यहाँ पे और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख दिया, जो भी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है मल्टीप्लाई द स्टेप 2 वैल्यू विद इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा, तो हम लोग वो आंसर लाएंगे कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो चलो कैलकुलेटर ले लो, दिस मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट दिस करना, ठीक है, परसेंटेज प्रेस मत करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका आंसर आएगा पहले का 1.667 और इसका आंसर इन परसेंटेज आएगा। तो आप परसेंटेज जब प्रेस नहीं करोगे तो आगे परसेंटेज लिख देना, ठीक है। फिर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका आंसर आएगा 3%। उसके बाद 0.4167 मल्टीप्लाई बाय 15, 0.4167 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6.2505%, ठीक है। उसके बाद 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 13, इसका आंसर आ रहा है आपका 2.1671। ये तक समझा आपको? तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, एग्रीगेट द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। तो जो आपने स्टेप 3 में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला ना, ये अलग अलग अलग, इसी को एग्रीगेट कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड तो हम ऐसे आराम से कर सकते हैं, इन सबको क्या करना है ऐड करना है। तो चलो ऐड करने के लिए स्टेप नंबर 4 जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है इसको क्या करना है ऐड करना है, तो लिख देते हैं फिर ऐड कर लेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं, बाद में तो क्या बोलते हैं पहले ऐड कर लेते हैं, 1.667% प्लस 3% प्लस 6.2505% प्लस 2.1671%। चलो सबको ऐड कर देते हैं, 1.667%, ठीक है, प्लस 3% प्लस 6.05। परसेंटेज का साइन प्रेस मत करना, सिर्फ नंबर्स को ऐड करना, बाद में परसेंटेज लिख देना, ठीक है। 2.1671%, तो इसका आंसर आ रहा है फाइनल आंसर इज 13.0846%, ठीक है, 13.0846%। और ये जो वैल्यू आ रही है ना, इसी वैल्यू को मैं बोलता हूँ WACC, जिसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू द कंपनी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो आपका 4 स्टेप्स में आंसर निकल जाए। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया
स्टेप नंबर 1, अच्छा ये 2 नहीं ये 1 है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, टोटल कैपिटल निकाला क्वेश्चंस को देख के। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया, इंडिविजुअल कैपिटल निकाला। स्टेप नंबर 2 में आपने निकाला इंडिविजुअल वेट्स क्या आ रहे हैं, वो जो ये वेट्स आए। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, वेट्स को लिया, उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल वेटेज कितना आ रहा है वो निकाला। एंड स्टेप नंबर 4 में उसको क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। अभी सेम चीज को हम लोग ना टेबल में भी कर सकते हैं। टेबल में मैं बात पे आता हूँ, पहले बताता हूँ सर ये क्यों निकाला, क्यों किया इतना मेहनत WACC निकालने का, रीजन बताओ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। अब एकदम ध्यान से रीजन देखना, ठीक है। अब आपको एकदम अच्छे से बताता हूँ ये क्यों मल्टीप्लाई किया, देख लो, 5 मिनट लगेगा, समझ जाएगा आपको, ध्यान देना। ये मेरा क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इंडिविजुअल कॉस्ट निकालता हूँ कि हर एक, मैंने अगर प्रेफरेंस यूज किया, डिबेंचर यूज किया, तो उसके ऊपर मैं कितना कॉस्ट दे रहा हूँ और मैं वो अमाउंट निकालता हूँ, ठीक है। टेबल बना के निकाल लेते हैं, फटाक से हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका सोर्स ऑफ कैपिटल, तो मैं सेम वही ले लेता हूँ जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो ये निकाला हम लोग ने, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, 10 लाख का कॉस्ट कितना है 10%, 15 लाख यूज करने का कॉस्ट कितना है 12%, 25 लाख यूज करने का कॉस्ट कितना है 15, एंड रिटेन अर्निंग का 13%। अब मैं निकालूंगा, अगर मैं इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहा हूँ सबका कॉस्ट, तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, तो मैं इसका निकालता हूँ कॉस्ट इन अमाउंट, ठीक है। कॉस्ट इन अमाउंट कैसे निकलेगा आपका, वेरी सिंपल, 10 लाख के ऊपर 10% निकालोगे, 10 लाख के ऊपर 10%, आंसर कितना आया 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर सेकेंड 15 लाख के ऊपर 12%, 15 लाख के ऊपर आंसर कितना आया 1,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद 25 लाख के ऊपर 15%, आंसर कितना आया 3,75,000, एंड आपका लास्ट हो गया 10 लाख के ऊपर 13%, इसका आंसर आया 1,30,000, ठीक है। समझा ये चीज। अब क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा। यहाँ मेरी क्या है, एक जगह टोटल कैपिटल है और एक जगह पे टोटल कॉस्ट है, टोटल कैपिटल एंड टोटल कॉस्ट, 1 लाख, 1,80,000, 3,75,000 एंड 1,30,000। इसका आंसर आया 7,85,000। ये मेरा क्या निकल गया, 7,85,000 इज नथिंग बट माई कॉस्ट, कि मेरे को इतना कैपिटल यूज करने का इतना कॉस्ट देना पड़ रहा है। अब इसको निकालने का ना एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, वो आपको इनडायरेक्ट तरीका बताता हूँ। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट इन अमाउंट निकालना है ना, उसका दूसरा तरीका क्या है पता है, आप डायरेक्ट टोटल कैपिटल लो और इसको मल्टीप्लाई करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। टोटल कैपिटल कितना आया था क्वेश्चन में, 60 लाख रुपीज आया था, यस 60 लाख आया था। तो 60 लाख रुपीज आपने टोटल कैपिटल ले लिया, ध्यान देना 60 लाख रुपीज आपने टोटल कैपिटल ले लिया, मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था 13.0846%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13.0846%। तो इसको सॉल्व करते हैं, हाँ 60 लाख डिवाइड बाय 13.0846%। अरे आंसर कुछ तो आ रहा है 7,85,076। ये क्या आंसर आया 7,85,076। अरे यहाँ ध्यान से देखो, ये आंसर कहीं ना कहीं से मैच नहीं हो रहा है, ये भी 7,85,076 वो क्यों आ रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये भी आंसर मैच नहीं हो रहा है सर, ये तो आंसर मैच हो रहा है, ये भी आंसर मैच हो रहा है, ये भी आंसर मैच हो रहा है। बस ये निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल कॉस्ट लिए उसको मल्टीप्लाई किया, इंडिविजुअल कैपिटल लिया उसको मल्टीप्लाई किया, फिर जाके हमको कॉस्ट आया। बट ये निकालने के लिए तो कुछ नहीं, डायरेक्ट टोटल कैपिटल लिया, WACC लिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। इसलिए ना हम लोग ये WACC निकालते हैं। The only reason to calculate WACC is very simple because एक कंपनी जो होती है ना उसमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं, तो आप ईच इंडिविजुअल कैपिटल को लोगे, फिर उसका कॉस्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, लोगे, कितना एक्सेल का पूरा भर जाता है। इसके लिए कंपनियां क्या करती है ना, WACC दे देती है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे कंपनी का जो है वो ये है। तो आप देख लो, तो जो भी इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट करता है तो वो देख लेता है आपकी कंपनी का WACC कितना है,
और डायरेक्ट उसके बेसिस पे ही वो अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग WACC निकालते हैं ताकि काम कम हो और एक रेट देके कंपनी छुटकारा पा जाए कि हम जितने भी कैपिटल यूज कर रहे हैं उस कैपिटल का यूज करने का जो रेट है वो ये है। समझ में आ गया ये चीज? वेरी नाइस। चलो अब मैं आपको सेम चीज टेबल से सॉल्व करके बताता हूँ, और टेबल को सॉल्व करते टाइम मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एट द एंड आंसर इज सेम बट द मेथड ऑफ डूइंग इज डिफरेंट करेंगे। तो ध्यान देना तीनों मेथड इज मतलब सर मेथड क्या, बहुत सारी चेंजेस होगा, कुछ नहीं, कुछ वैल्यूज अलग तरीके से लिखी जाएगी, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो चलो मैं आपको मेथड 1 करता हूँ। पहले हम लोग नॉर्मली टेबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नॉर्मल में हम क्या करेंगे, ध्यान दो। चलो मैंने नॉर्मल लिख दिया यहाँ पे और मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान दो सब। यहाँ पे आएगा पहला टेबल, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल में क्या लिखना है, देख लो। तो ये जो स्टेप 4 का चीज है आप डायरेक्ट टेबल बना के सॉल्व कर सकते हैं। पूरा WACC का क्वेश्चन, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखना, अमाउंट लिखना, प्रपोर्शन लिखना अप टू 3 और 4 डेसिमल तक। इसको आप इन परसेंटेज में भी लिख सकते हो एज पर योर विश। डी में आएगा कॉस्ट आफ्टर टैक्स, और याद रखना ये प्रपोर्शन एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन या फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन उन्होंने प्रपोर्शंस में लिखा है, इन डेसिमल्स में लिखा है, तो आप भी डेसिमल्स में ही लिखना। डी कॉस्ट आफ्टर टैक्स, हमेशा याद रखना आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेना है। तो अगर डिबेंचर आपका बिफोर टैक्स है तो आप उसको कन्वर्ट करो आफ्टर टैक्स में, ठीक है। और अप टू 4 डेसिमल और इन परसेंटेज करो। ये अप टू 4 डेसिमल भी चलेगा, इन परसेंटेज भी चलेगा, दोनों चलेगा। और ई में WACC आ जाएगा। WACC कैसा आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करोगे तो आपको मिल जाएगा WACC। तो चलो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ इस टेबल का यूज करके। ये जो गिवन क्वेश्चन है यही सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। चलो टेबल बन गया, अब ध्यान दो, इसी को बढ़ा लेते हैं। चलो देखो, ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब क्या करेंगे, पहले सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे। तो क्वेश्चन में सोर्स ऑफ कैपिटल तो पता है मुझे कि दिस आर द 4 सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो दिस आर द 4 सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो वो 4 सोर्सेस ऑफ कैपिटल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उनका अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कितना है। तो अमाउंट इज दिस, ये मेरा अमाउंट है। एक ही टेबल में पूरा स्टेप कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट का टोटल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एंड इसका किया टोटल। टोटल हम लोगों ने ऊपर किया हुआ था विच इज समवेयर अराउंड 60 लाख रुपीज। अब मैं निकालूंगा वेट्स। क्या निकालूंगा मैं, वेट्स निकालूंगा। तो देखो ये ध्यान दो, यहाँ पे वेट्स कैसे निकालूंगा, सिंपल है। जो भी बी की इंडिविजुअल वैल्यू है, बी यानी ये वाला, ठीक है, उसका जो भी बी का इंडिविजुअल वैल्यू है, उस इंडिविजुअल वैल्यू को मैं टोटल कैपिटल से डिवाइड कर दूंगा। टोटल कैपिटल कितना है, 60 लाख रुपीज। तो मैं कैलकुलेटर लूंगा, ठीक है। कैलकुलेटर में फर्स्ट का डिबेंचर का निकालना, तो मैं टाइप करूंगा 10 लाख रुपीज कैलकुलेटर पे। अब ये चीज कहीं पे लिख के नहीं होती, कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 10 लाख रुपीज लेंगे, डिवाइड बाय 60 लाख करेंगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 0.1667, ठीक है। ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस आंसर 0.1667। अब इसको मैंने इन डेसिमल्स में लिख दिया, रुक जाओ, हाँ, इसको मैंने किस में लिख दिया, इन डेसिमल्स में लिख दिया। अब देखो ये हो गया। फिर प्रेफरेंशियल का भी कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे लेंगे 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख। तो ये करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा 0.25। फिर इक्विटी शेयर का भी ऐसे करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 25 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4167, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पे आओगे, रिटेन अर्निंग 10 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख,
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.1667। ये आपने क्या कर लिया, आपने प्रोपोर्शन निकाल लिया फटाक से। कैलकुलेटर पे उतना बड़ा कुछ तामझाम किया नहीं, ये सारी चीजें इतनी लिखी नहीं, फटाक से आपने कैलकुलेटर पे क्या कर लिया, सारे के सारे वेट्स निकाल लिए। ठीक है, तो जैसे आपके वेट्स निकल के आपने लिख दिए, और एग्जाम में भी आपको यही फॉलो करना है, हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे आप जैसे और 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपका धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखना है अप टू 4 डेसिमल तक। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करता हूँ, ये अप टू 4 डेसिमल तक लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल में सी एंड डी कॉलम के जो वैल्यू है वो इन डेसिमल्स में है, दोनों के वैल्यू इन डेसिमल्स में। ठीक है, दोनों के ही वैल्यू इन डेसिमल्स में। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, मैं जाता हूँ कॉस्ट पे, 10%, 12%, 15%, 13%, इन सबको मुझे डेसिमल्स में लिखना है। तो पहले तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद लिखेंगे पेस्ट कर। चलो देखो, 10% को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 100 आप करो, आपका आंसर आएगा 0.1। क्या आंसर आएगा आपका, 0.1। 12% को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 12 डिवाइड बाय 100, इसका आंसर आता है 0.12। उसके बाद 15 को करोगे तो 15 आएगा 0.15, और 13 को करोगे तो 0.13। दिस इज योर इन डेसिमल। मैंने क्या किया, कॉस्ट को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब मैं निकालूंगा WACC। क्या निकालूंगा मैं, WACC। वो कैसे आएगा, C को मल्टीप्लाई करूंगा D से, यानी इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे, और इस वैल्यू को इससे। ये मल्टीप्लाई करके जो इधर आंसर आएगा वो मैं लिखते चलूंगा। तो आप लोग कैलकुलेटर लेना, 0.0167 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करो, जो भी आंसर आ रहा है पूरा लिख देना। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं। 0.01667 ठीक है। उसके बाद सेकेंड 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.12, इसका आंसर आएगा 0.03। फिर नेक्स्ट वाला मल्टीप्लाई करना, 0.4167 मल्टीप्लाई बाय ये, जो भी आएगा पूरा आंसर लिख देना बिना डरे, एकदम बेझिझक हो गया, पूरा लिख देना। ठीक है, 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 0.12। यहाँ पे अप टू 4 डेसिमल लिखा है ना, वो मेन आंसर में 4 डेसिमल करना, बाकी यहाँ पे आप लिखते चलो, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगा। 0.021671 देखना ज़्यादा हो रहा है तो अप टू 4 डेसिमल तक ट्राई करना लिखने का, एग्जाम में अप टू 4 डेसिमल तक लिखना। ठीक है, यहाँ पे मेरे को चीज़ें कुछ मैच करानी इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, पर अप टू 5 डेसिमल 5-6 तक ही जा रहा है। तो ठीक है, बट एग्जाम में आप लोग अप टू 4 डेसिमल तक ही सॉल्व करना। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे। टोटल किसको टोटल करेंगे सर, ये जो चीज़ दिख रहा है ये चारों को टोटल कर देना। तो कैलकुलेटर पे करना 0.1667 प्लस 0.03 प्लस 0.62505 0.062505 प्लस 0.21671, सबका टोटल आ रहा है 0.0130846। अब ये तो डेसिमल्स में आया, अब मुझे क्या करना है, इस चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आपका आंसर आएगा 13.0846%। तो एग्जाम में ना आपको दोनों में आंसर देना है, इन डेसिमल्स भी आंसर देना है और इन परसेंटेज भी आंसर देना है। ये बात हमेशा याद रखना है, ऐसा मत करना कि बस डेसिमल्स में निकाल के आ गया और परसेंटेज में नहीं दिया। प्लीज गिव द एग्जामिनेशन इन दिस फॉर्मेट और इन परसेंटेज फॉर्मेट। समझ में आई ये चीज। चलो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सेम चीज करने का। ठीक है, हाँ हो जाएगा। देखो दूसरा तरीके में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना, ये था मेथड 1 जो एग्जाम में आपको ऐसे फॉलो कर लेना, मतलब एग्जाम में इन परसेंटेज लिखना है। मेथड 1 बता दिया मैंने, मतलब इट इज जस्ट अ टाइप। अब मैं आपको मेथड 2 बताता हूँ। मेथड 2 ध्यान देना, मेथड 2 में क्या होगा ना, जो सी की वैल्यू होगी ना, सी की वैल्यू वो इन डेसिमल्स लिखेंगे और डी की वैल्यू इन परसेंटेज लिखेंगे, यानी आपका जो कॉस्ट है वो परसेंटेज में आएगा। तो देख लो, तो यहाँ पे सी नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, वेट्स को इन डेसिमल में लिख दिया एंड इंडिविजुअल कॉस्ट को परसेंटेज में लिखा। ठीक है, किस में लिखा, इन परसेंटेज। डन। अब देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान दो हाँ सब लोग।
ये तो इन डेसिमल में रहेगा, इसको इन परसेंटेज करना है, तो मैंने हटा दिया और हटाने के बाद सबको परसेंटेज में लिखा 10%, 12%, 15% एंड 13%, यही है ना? हाँ, 10, 12, 15, 13, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू तो नहीं आएगी, अब वैल्यू कुछ अलग आएगी। अब जो इसका आंसर आएगा ना, देखो, अब जो इसका आंसर आएगा ना, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आएगी ना, वो ऑलरेडी इन परसेंटेज आएगा। क्यों? क्योंकि आप करोगे 0, 1, देखो 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 10, परसेंटेज प्रेस मत करना, डायरेक्ट 10 प्रेस करना। तो अब आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 1.667%। ठीक है, जब आप परसेंटेज प्रेस कर दोगे ना, तो वो फिर से इसी पोजीशन में पहुंच जाएगा, इसी पोजीशन में। चाहिए तो करके देख लेना, 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 10%, आपका आंसर वही आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था, दैट इज 0.01667। तो ये चीजें मत करना, जब आप यहाँ पे परसेंटेज में लिख रहे हो ना, कॉस्ट परसेंटेज में लिखा ना, तो फाइनल आंसर भी परसेंटेज में लिख के खत्म करो। ठीक है, समझा? तो देखो 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 10%, 10% नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। तो आपने 10 किया, तो आपका आंसर जो आएगा उसको 1.667% कर देना, या तो यहाँ परसेंटेज लिख देना या तो ऊपर परसेंटेज लिख देना। ठीक है, टेबल बना देना। आगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आंसर आएगा 3%। फिर 0.4167 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसका आंसर आएगा 6.25, 05%। फिर आप फर्दर सोल्व करोगे 1667 मल्टीप्लाई बाय 13, इसका आंसर आएगा 2.167। ये सारा किस में है? ये सबका सिर्फ परसेंटेज में है। अब क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे। तो बस जब आप टोटल करोगे ना, तो इसका आंसर यही आएगा 13.0846%। चाहिए तो करके देख लेना, और इन डेसिमल्स में भी हमको लिखना ही है। तो देखो करके दिखाता हूँ, कैलकुलेटर है, प्लीज यूज योर कैलकुलेटर। ठीक है, 13.0846%, यही आंसर आएगा। और इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 कर देना, तो आपका आंसर डेसिमल्स में भी आ जाएगा, दैट इज 0.130846। समझ गया? इस तरह से भी आपका आंसर आता है। तो समझ गया, जहां पे मैंने वेट्स को इन डेसिमल में लिखा, कॉस्ट को इन परसेंटेज में लिखा। गॉट इट दिस थिंग, और यू हैव एनी डाउट? ठीक है, क्लियर है? अब आगे देख लो, एक तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि एग्जाम में तो आपके नहीं है इतना, बट लेट मी टेल यू, सो दैट कभी आए ना तो आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, तीसरा तरीका ये होगा कि मैं इसे डेसिमल्स में ना लिख के, ये जो वेट्स है ना, इस वेट्स को डेसिमल में ना लिख के इसको भी इन परसेंटेज करूँ। ठीक है, इसको भी मैं क्या करूँ, इन परसेंटेज करूँ। तो जब आप इसको इन परसेंटेज करोगे ना, तो ये आपका 0.1667 क्या बन जाएगा पता है? ये आपका बन जाएगा 16.67%। फिर ये 0.25 आपका बन जाएगा 25%। नेक्स्ट वाला बन जाएगा 41.67%, एंड लास्ट वाला बनेगा 16.67%। अब क्या करें सर, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, पर आंसर किस में आना चाहिए? दोनों जगह परसेंटेज है, तो क्या करें, दो बार परसेंटेज प्रेस करें? नहीं, जब दोनों जगह परसेंटेज है ना, आप लिखो 0.167 मल्टीप्लाई बाय, अब प्रेस करो 10%। जब आप अब 10% प्रेस करोगे ना, तब आपका आंसर ना परसेंटेज में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपने 0.167 परसेंटेज प्रेस कर भी दिया और मल्टीप्लाई करके 10 आंसर भी लाए, तो आपका आंसर अलग ही आ जाएगा, 1666.7 पे चल रहा है। तो इट इज एडवाइजेबल, अगर ये इन परसेंटेज है तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और ये तरीके से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ट्राई करो, जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, प्रपोर्शन ट्राई करो हमेशा डेसिमल्स में लिखने का। ठीक है, और अगर परसेंटेज में आए तो डेसिमल में लिख के सॉल्व करो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये पूरा वैल्यू लोगे कैलसी पे, मल्टीप्लाई करोगे, पूरा वैल्यू कैलसी पे लिया, मल्टीप्लाई किया, 10% फिर प्रेस कर दिया। जब आपने यहाँ पे 10% प्रेस किया ना, तो देखो आपने यहाँ पे परसेंटेज प्रेस नहीं किया था ना, इसके लिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यही आएगा, और उसके आगे आपको भी परसेंटेज लिखना पड़ेगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड वाला 25 प्रेस करना है कैलसी पे, मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपने एक बार परसेंट प्रेस किया तो आप 3 पे आ गए, लेकिन ये परसेंटेज आपने इस टाइम पे तो प्रेस नहीं किया था, ये परसेंटेज बचा हुआ है, उसके आगे लग जाएगा। ऐसे करके इसका आंसर भी ये आएगा, और करके ये हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? कुछ डाउट? एकदम सिंपल। तो देखो, दोनों ही डेसिमल्स वाले भी करा दिए, ये डेसिमल्स में ये परसेंटेज में तो कैसे सॉल्व करना वो भी करा दिया, और ये डेसिमल्स है, ये दोनों ही परसेंटेज में तो कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया। अब सर इसमें एक चीज और बची हुई है, क्या?
वो भी बता दो, लग गया तो वो भी बता दो। चलो लग गया मैं आपको वो वाली कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, दुनिया का सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर लो। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज होती है ना सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे वेट्स तो परसेंटेज में दे दिए लेकिन जो कॉस्ट है वो इन डेसिमल्स में आया तो। अरे तो सिंपल है ना बाबू, सिंपल है दोस्त, एकदम सिंपल है। ये हो जाएगा 0.1, 0.12, 0.15, 0.1, आगे क्या करूँ, 3 था। ठीक है, यही वैल्यू 10, 12, 15, 13। तो अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करना पता है, अगर आपने 16.67 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 0.1 किया तो आपका आंसर आएगा 0.167, वही आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा ये। लेकिन यहाँ पे आप परसेंटेज प्रेस नहीं कर रहे हो ना, तो बस यहाँ पे परसेंटेज लगा देना। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे अगर ऐसे सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना 16.67% मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो आपका आंसर 1.667 आएगा। ये इन डेसिमल्स में है ही नहीं, स्टिल इन परसेंटेज है, तो आपको परसेंटेज लगाना है क्योंकि आप यहाँ पे परसेंटेज प्रेस कर रहे हो कैलसी में बट उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को भी आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट। समझा पूरा? स्टार्ट किया था स्टेप 4 से, फिर एक क्वेश्चन लिए, उसको पहले स्टेप 4 में इंक्लूड करके सॉल्व किया, फिर आपको टेबल बताया कि टेबल से कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपको ये 3-4 मिसकंसेप्शंस जो यूजुअली लोगों को होते हैं, सर ये डेसिमल ले लिया, ये परसेंटेज ले लिया, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने वो भी चीजें आपको बता दी करके एंड प्रूफ भी करके बता दिया कि क्यों WACC निकाल दे। तो सारा WACC का बेसिक्स था वो हो चुका। अब इसका एक इलस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपका WACC वाइंड अप हो जाएगा, वाइंड अप। ठीक है, एंड आपका सेशन भी वाइंड अप हो जाएगा। देखो इसी चीज को मैंने जस्ट सॉल्व करके बता दिया। अब WACC क्या होता है एक बार उसके थोड़ी थ्योरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन पे चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, WACC का फुल फॉर्म होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है फुल फॉर्म बताओ सब लोग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो in discounted cash flow analysis, WACC used as a discount rate applied to future cash flow for deriving a business NPV। देखो बिजनेस एनपीवी मतलब बिजनेस नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये बोल रहा है जो डिस्काउंटेड, अगर हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं ना सर, ये कहाँ पे पढ़ा था कैश फ्लो को डिस्काउंट करने वाला, मैंने आपको एक तकनीक बताई थी, तकनीक बोले तो टेक्निक बताई थी, ये वाला टेक्निक याद आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। ये देखो ये वाला, अगर आपका कैश फ्लो इवन है तो आप ये फॉलो करोगे, अनइवन है तो ये फॉलो करोगे। जिसको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाएगा तो उसको वहां पे दिख जाएगा। तो ये कैश फ्लो को हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्काउंट कर रहे थे ना, और ये कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए एक रेट यूज कर रहे थे। तो उस रेट को अगर आपको बिजनेस का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना तो आप WACC का यूज कर सकते हो, और जो WACC की जो रेट आएगी ना वही डिस्काउंटिंग रेट आप कंसिडर करके बिजनेस का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप उस चीज के लिए भी, बिजनेस का एनपीवी निकालने के लिए भी, सर एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये एनपीवी के बारे में भी आप प्रीवियस सेशंस में जाओगे तो आपको वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, जो हम लोग ने IRR के टाइम पे यूज किया था। ठीक है, देखो तो अगर आपको बिजनेस का एनपीवी निकालना है, फ्यूचर के कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, तो हम WACC का यूज करते हैं। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड एज हर्डल रेट अगेंस्ट विच टू एसेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल परफॉर्मेंस। तो ये हर्डल रेट होता है। हर्डल रेट का मतलब क्या होता है, ये रेट, फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो, बीच में कुछ हर्डल आ गया तो आप रुक जाते हो ना कि अच्छा रुकना है। हर्डल मतलब कठिनाइयां हो गई, इंग्लिश में, हिंदी में कठिनाइयां बोलते हैं, या फिर बोलो ऐसे कुछ बड़ा सा चीज आ गया जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, तो इसको ना अपन एज एन हर्डल भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे हर्डल यूज करेंगे, एकदम सिंपल एग्जांपल, कंपनी बोल रही है कि उसका WACC 15% है। अब आप एज एन इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है आपका हर्डल रेट कितना है, आप कितना कॉस्ट देते हो कैपिटल पे 15%, चलो आप मुझे ना 16% दे दो, मैं 15 से कम तो नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप दूसरों को 15% दे रहे हो। तो अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 15% तो दे दो। तो जो इन्वेस्टर होते हैं उसको एज एन हर्डल रेट भी यूज करते हैं। तीसरी चीज होती है, इट इज यूज एज अ टूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट। और ये टूल होता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर कैसे टूल होता है बताओ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने WACC निकाली, ठीक है, WACC आ गई 12%, और कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हमें कंपनी के अंदर ना 10% का ही WACC चाहिए, और कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। अब वो प्रोजेक्ट का WACC आ गया 12%, कंपनी को कितना चाहिए 10%, तो कंपनी बोलेगी नहीं इन्वेस्ट करना। सेकेंड एग्जाम्पल,
कंपनी ने बोला WCC 12% और हमें ऐसा था कि चलेगा 15% का अगर कॉस्ट लग गया ना तो चलेगा, तो हम लोग उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे। तो WCC एज ए डिसीजन मेकिंग की यूज होता है। तीसरी चीज पे आते हैं, इट रिप्रेजेंट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एट विच अ कंपनी प्रोड्यूस द वैल्यू फॉर इट्स इन्वेस्टर। और एक मिनिमम रेट होता है, जो मैंने बोला था सेकंड एग्जांपल में कि इन्वेस्टर आता है आपके पास और बोलता है आपका हर्डल रेट कितना है, तो मिनिमम इतना रेट तो इन्वेस्टर को कमा के दो। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीज है। आगे बढ़ते हैं, चॉइस ऑफ वेट्स। अब चॉइस ऑफ वेट्स की बात करते हैं। सर ये वेट्स क्या है? वेट्स जो स्टेप 2 अभी हम लोग कर रहे थे ना, इंडिविजुअल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, वो जो आंसर आता था उसको हम लोग वेट्स बोलते हैं। प्रपोर्शन को ही दूसरा नाम होता है वेट्स का। तो सर कौन सा वेट्स ले, बुक वैल्यू ले कि मार्केट वैल्यू ले? तो देखो सिंपल है, अगर बुक में क्वेश्चन में बुक वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया, और अगर क्वेश्चन ने बोला है कि मार्केट वैल्यू फॉलो करो, तो मार्केट वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है। मार्केट वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझना नहीं सर, आगे इलस्ट्रेशन में सॉल्व करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। बुक वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, पहले वो समझो। बुक वैल्यू मतलब मैंने जब डे 1 पे इक्विटी शेयर इशू किया तो उसकी वैल्यू थी 100 रुपीज, और मैं डे 1 से 100 रुपीज ही रिकॉर्ड करके रखता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ मेरी बुक में इतनी वैल्यू थी। लेकिन इन रियलिटी वो इक्विटी शेयर मार्केट में, तो मार्केट में तो उसकी वैल्यू अलग होगी ना, तो वो जो मार्केट में वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं ये मार्केट वैल्यू। और जो बुक के अंदर आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू दिख रही है उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। समझ में आ गया इतना? एकदम सिंपल। तो सर कौन सा वेट्स यूज करना है, बुक वैल्यू लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है? देखो यहाँ पे यूजुअली लोगों ने बताया कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में चीजें क्या होती है, तो ध्यान दो। बुक वैल्यू वेट्स इज ऑपरेशनली इजी एंड कन्वीनियंट। तो बोल रहा है जो बुक वैल्यू का वेट्स इजी होता है, और हाँ एकदम इजी है ना, जाके रिसर्च करना नहीं है, मार्केट से डेटा उठाने नहीं है, बुक निकाला, बुक्स ऑफ अकाउंट देखे, इसका इतना वैल्यू, इसका इतना वैल्यू, यूज किया और आंसर ला दिया। इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व सच एज शेयर प्रीमियम एंड रिटेन प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इन एडिशन टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, जब आपने बैलेंस शीट देखा, तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इक्विटी आता है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो जब आप बुक वैल्यू निकालो ना, इक्विटी कॉस्ट निकालो, इक्विटी का कॉस्ट, तो इन तीनों के वैल्यू को ऐड कर लेना। ठीक है, इन तीनों के वैल्यू को क्या करना, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम और जो रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू आ रहा होगा, इन दोनों के वैल्यू को भी आप इक्विटी में ऐड कर लेना, क्योंकि एट द एंड ये सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस किसके पास जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही जाता है ना, इसलिए तो आप ऐड करना जब आप बुक वैल्यू फॉलो कर रहे हो तब। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्केट वैल्यू, देन देखते क्या बोला, मार्केट वैल्यू को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमवी। अब देखो क्या बोला, इट इज मोर करेक्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है जब मार्केट वैल्यू ना बहुत करेक्ट होता है। क्यों सर करेक्ट होता है? अरे सिंपल सोचो ना, आज मेरे बुक में वैल्यू इक्विटी की 100 रुपए और मार्केट में वो 500 रुपीज है, तो जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा वो कितना पैसा लगाएगा कंपनी के अंदर, 100 रुपए लगाएगा कि मार्केट में जो 500 रुपए चल रहा है उतना लगाएगा? क्योंकि आप अगर एक कंपनी हो तो आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टर आपके पास आया, ठीक है, आप उसको बोलोगे, इन्वेस्टर बोल रहे हैं बुक में 100 रुपए दिख रहा है तो मैं तो 100 रुपए दूंगा, बट आप क्या बोलोगे, भाई मेरे कंपनी का मार्केट में वैल्यू कितना है, 500 रुपए, तो मुझे तो पर शेयर के बदले 500 चाहिए। इसलिए इन्वेस्टर कितना पैसा देता है, 500, तो वो कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करेगा, 500 पे, इसलिए बुक वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट और करेक्ट होता है। अब ध्यान दो, प्रिफरेबल टू यूज मार्केट वैल्यू वेट्स फॉर द इक्विटी, और ऐसा प्रीफर किया जाता है कि इक्विटी के लिए आप मार्केट का वैल्यू यूज करो। Reserves such as share premium and retained profit are ignored as they are effect incorporated in the value of equity। तो ये बोल रहा है जब आप मार्केट वैल्यू वेट्स लो ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ना, रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में रिजर्व एंड सरप्लस की, इन दोनों के वैल्यू को इस इक्विटी में ऐड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट का वैल्यू होता है ना, इन दोनों के इफेक्ट से ही, मतलब इन दोनों के इफेक्ट को वो ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता है। तो जब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो तो रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम जो अदर रिजर्व होते हैं उसको ऐड नहीं करना है इक्विटी के वैल्यू में, सीधा जाना है, देखना है मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, वही शेयर का प्राइस उठाना है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, इक्विटी का वैल्यू आ गया। ठीक है, और अगर आप बुक वैल्यू फॉलो कर रहे हो तो रिजर्व एंड सरप्लस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों के अमाउंट को ऐड करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तब आपको बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल मिल जाएगा। गॉट इट? समझा यहाँ तक? एकदम मक्खन। वाह, डायलॉग मिल गया मुझे एक, तो कुछ लिख लेता हूँ कहीं भूल ना जाऊं। ठीक है,
मक्खन की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? मक ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, एंड ऑल्सो रीड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। तो अगर आप मटेरियल देखोगे स्टडी मैट, तो स्टडी मैट में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो वो रीड कर लेना। एग्जाम पर्सपेक्टिव के थियरी के एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। जो फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में शायद देखा था फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना सीख रहे हैं। और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो। फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर क्वेश्चन में बोला है कि फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे निकालो तो फेस वैल्यू पे निकालना। अगर वो बोले मार्केट वैल्यू पे निकालो तो मार्केट वैल्यू पे निकालना, सिंपल। अगर क्वेश्चन ने जैसा बोला है वैसा जाओ। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, साइलेंट के टाइम पे क्या करना है, इफ मार्केट प्राइस गिवन देन कैलकुलेट फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन मार्केट प्राइस। ये एफसी क्या है सर, ये एफसी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस पे निकालना है, ठीक है। तीसरी चीज, थर्ड प्रेफरेंस, इफ मार्केट प्राइस नॉट गिवन, अगर मार्केट प्राइस दिया ही नहीं है देन कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो आपको किस पे निकालना है, वही कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो आपको फेस वैल्यू पे निकालना है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। तो तीन प्रेफरेंस, पहला क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा जाओ। दूसरा, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो दूसरा केस देखना है, क्या क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस दिया ही है तो मार्केट प्राइस पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना है। तीसरी चीज, अगर दूसरा प्रेफरेंस भी नहीं है तो तीसरी चीज आप फेस वैल्यू पे फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना और आंसर ला देना, ठीक है। ये वाले वीडियो में, ये वाले लेक्चर में आपने सीखा कि क्या होता है WACC, कैसा उसके स्टेप्स होते हैं, कैसे हम टेबल में सॉल्व करते हैं और क्या सारी चीजें होती है। नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके रिगार्डिंग दो इलस्ट्रेशन है जो आपके मॉड्यूल में है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 और इलस्ट्रेशन नंबर 17 करेंगे। टिल देन, सी ए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पिक्चर अभी